हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ की अगली कड़ी पार्ट 3 को। बच्चों, जैसा कि आपको पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में अब तक पता चल चुका है, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं हैं। आज की जो विषय वस्तु है, पदार्थ की ये अवस्थाएं क्या बदलती हैं? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? जैसा कि हम जानते हैं, जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस रूप में, बर्फ जो है उसका उदाहरण है, द्रव रूप में जो कि जल के रूप में है, और गैसीय रूप में जो कि जल वाष्प का रूप होता है। तो ये तीनों अवस्थाएं जो है जल की, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहती हैं। देखेंगे जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, जल की, इन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, फ्रीज में आप बर्फ जमाते होंगे। जब फ्रीज से बर्फ को आप बाहर निकालते हैं तो बर्फ क्या होता है, वो धीरे धीरे गलना शुरू करता है, क्योंकि फ्रीज का तापमान जो है कम है, और जैसे ही बर्फ बाहर निकलती है तो बाहर का तापमान जो है वो फ्रीज की तुलना में ज़्यादा होता है। और तापमान के बढ़ जाने से, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, तापमान के बढ़ जाने से जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जाते हैं, चूंकि हमें पता है कि पदार्थ के कण जो है स्थिर नहीं रहते हैं, गतिशील रहते हैं। जब उसका तापमान हम बढ़ाते हैं तो उसमें और गति आ जाती है, और पदार्थ के कण अपनी स्थिति पर जहाँ वो होते हैं कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने की वजह से कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है, और एक समय आता है जब अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गमन करना शुरू कर देता है, इधर उधर मूव करना शुरू करता है, और इस तरह से जो ठोस पदार्थ है वो धीरे धीरे द्रव में पिघलना शुरू करता है। एक अवस्था से ये दूसरी अवस्था में बदलने लगता है, और जिस तापमान पर ये ठोस पदार्थ जो है द्रव अवस्था में आना शुरू कर देता है, उस तापमान को उसका गलनांक कहते हैं। उस ठोस पदार्थ का वो गलनांक होता है। और बर्फ जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघलता है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.16 केल्विन होता है। मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली 273 केल्विन ही दर्शाया है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है क्योंकि वो 0.5 से कम है। ठीक है, तो ये 273 केल्विन कर सकते हैं या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। आगे इसको देखेंगे केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्शन होता है। और ये ठोस अवस्था में जो बर्फ है वो तब तक अपना तापमान नहीं बदलता है जब तक बर्फ पूरी तरह से पिघल ना जाए। ऐसा नहीं होता कि आधी बर्फ जो है पिघल गई और वो वाष्प बननी शुरू हो गई और आधी बर्फ अभी पिघलनी बाकी है। जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती है तब तक उसका तापमान नहीं बदलता है। अब आइए देखते हैं इस द्रव अवस्था को। इस द्रव अवस्था जो कि जल है उसको जब ऊष्मा देते हैं तो ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होनी शुरू हो जाती है। आपने पतीले में पानी को उबलते हुए देखा होगा, वहां पे कितनी कंपन हो रही होती है ना? आपने आंखों से इस चीज को देख रखा है। कहने का मतलब क्या कारण है? तो चूंकि जब हम द्रव को ऊष्मा दे रहे हैं तो जो उसके कण हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। पतीले में पानी को कुछ इस तरह से उबाल लेते हुए वहां पर गतिज ऊर्जा के बढ़ जाने से एक समय ऐसा आता है कि जो द्रव के कण हैं वो वाष्प बनना शुरू कर देते हैं। तो जिस तापमान पे द्रव जो है गैस अवस्था में परिणित होना शुरू हो जाता है उसको उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर केल्विन में कहें तो ये 373 केल्विन होता है। तो इस तरह से बच्चों आप कह सकते हैं कि तापमान के बदलने से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो बदलते रहती हैं। ठोस पदार्थ का जब तापमान बढ़ेगा तो वो द्रव बन जाएगा, और द्रव की ऊष्मा जब बढ़ाई जाती है तो गैसीय अवस्था में आ जाता है। इस देखेंगे यहाँ पर ये जो डायग्राम है उसको आप ध्यान से देखिए। आपका ए में देख रहे हैं डायग्राम में बीकर में बर्फ रखा हुआ है,
और नीचे से उसको क्या कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, है ना। तो बर्फ का तापमान जो है बढ़ेगा और बढ़ने के बाद बर्फ क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगी। और सेकेंड नंबर बी जो है, इसमें देखिए आप जल को स्टीम दे रहे हैं और इसमें एक समय आएगा कि ये द्रव जो है गर्म होकर के उबलना शुरू करेगा और धीरे धीरे ये जब तापमान और बढ़ता जाएगा तो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप बच्चों नामांकित चित्र को बनाते हुए इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म किए जाने पर वो द्रव अवस्था में ना आकर के सीधे गैस बन जाते हैं और फिर उस गैसीय अवस्था को जब हम ठंडा करते हैं तो वापस वो द्रव अवस्था में ना आकर ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत कुछ ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पे गैसीय अवस्था और गैसीय अवस्था को वापस ठंडा किए जाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था ठोस अवस्था में आ जाते हैं, उसको उदरपातन कहते हैं। और जो गैसीय अवस्था को ठंडा करने से ठोस पदार्थ हमें प्राप्त होता है, उस प्राप्त ठोस पदार्थ को उदरोत्पात कहते हैं। जो पदार्थ उदरोत्पादन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं उसमें आपका अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन की गोलियां जो कि आपने देखी होगी कपड़े के साथ हम रखते हैं, और कपूर, आपका शुष्क बर्फ जो कि ड्राई CO2 होता है, ये सारे पदार्थ जो हैं ठोस अवस्था जो है इसका अपना, उस अवस्था में जब इनको गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं और फिर उस गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था में ना करके सीधे ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं किस तरह से नौसागर का यहाँ पर उदरोत्पादन दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम को आप सावधानीपूर्वक देखिए और इसकी आप अभ्यास करते रहिए। अब आइए देखते हैं दाब का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव। यहाँ पर डायग्राम जो कि आप देख रहे हैं, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो गैसीय अवस्था होती है उसमें पदार्थ के कण काफी दूर दूर होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में काफी खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं, तो उसको हम बहुत ही संपीड़ित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, गैस को बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है और संपीड़न के द्वारा कणों को काफी पास पास लाया जा सकता है। इससे आयतन जो है उसका घटता चला जाएगा। देखेंगे यहाँ पर पहले डायग्राम में जो पदार्थ के कण हैं वे एक दूसरे से दूर दूर है। पिस्टन द्वारा जब इस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है तो सेकंडों के बीच की दूरी कम हो गई है और आयतन भी कम हो गया है। और देखेंगे तीसरे डायग्राम में पिस्टन द्वारा जब सिलेंडर पर और दबाव बढ़ाया जा रहा है तो पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास आ गए हैं और एक ऐसा समय आता है जब पदार्थ के कण बहुत अधिक दबाव पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जो हम रसोई घरों में सिलेंडर का प्रयोग करते हैं उसमें जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में रहती है, कि गैस को हम काफी हाई प्रेशर पर, काफी अधिक दबाव पर निवेदित करके उसको सिलेंडर में भरते हैं और काफी सारी गैस उसमें हमारी इस तरह से आ जाती है। CNG जो गाड़ियों में यूज होता है ईंधन के रूप में, वो भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, वो भी संपीड़ित करके ही यूज किया जाता है। और यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि तापमान और दाब के द्वारा पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस में अंतर रूपांतरण की प्रक्रिया। किस तरह से ठोस, द्रव और गैस आपस में एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा है। आपकी बुक NCERT में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसको ध्यान से आप देखिए। देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में ठोस पदार्थ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है। इसके लिए ठोस पदार्थ को बाहर से ऊष्मा की जरूरत पड़ती है और ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की यह प्रक्रिया संगलन कहलाती है। वापस देखिए, द्रव जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। जब तापमान हम कम कर देंगे द्रव की तो वह ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, जम जाती है और इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। नेक्स्ट द्रव को देखिए, द्रव जो है अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था गैस में परिवर्तित हो जा रही है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा, और जब गैस के तापमान को हम कम करते हैं तो ये संघनन प्रक्रिया द्वारा पुनः द्रव अवस्था में आ जाती है। और देखिए यहाँ पर ठोस जो है अपनी अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था गैस में परिवर्तित हो जाती है उदरोत्पादन प्रक्रिया द्वारा, और गैस जो है पुनः उदरोत्पादन की प्रक्रिया द्वारा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ठोस
द्रव और गैस में अंतर रूपांतरण की प्रक्रिया को मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या पदार्थ की अवस्थाओं को बदलने के लिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए हमेशा हमें ताप और दाब को बदलते रहना पड़ेगा? तो बच्चों ऐसा नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, आप जल को खुला छोड़ दीजिए, क्या होगा? वाष्प बन करके उड़ जाएगा। वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला गया। तो क्या हमने उसमें तापमान दिया बाहर से? नहीं, जो भी वातावरण का तापमान है उसी से हुआ। दाब को हमने न बढ़ाया न घटाया। कपड़े सूख जाते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं उसका जो पानी है वाष्प बन के उड़ गया। तो जो द्रव है वो गैसीय अवस्था में चला गया। तो क्या यहाँ पे हमने कुछ बाहर से तापमान और दाब को बदला है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह तापमान और दबाव के बढ़ाने से ही पदार्थों की अवस्था परिवर्तन होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो कि हमारे लिए रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। अब आइए बात करते हैं वाष्पीकरण की। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब द्रव अवस्था में कोई पदार्थ होता है तो उसको ऊष्मा देते हैं हम, तब जाकर के वो गैस अवस्था में आती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है इसमें क्वथनांक से कम तापमान पर ही होती है। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो क्वथनांक से कम तापमान पर होती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे द्रव का क्षेत्रफल। क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है द्रव के बाहरी सतह पे होती है। जो बाहरी सतह के कण होते हैं वो वातावरण के तापमान से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और उसके बाद एक समय आता है जब वो स्वतंत्र हो जाते हैं, इतनी ज्यादा उनके पास ऊर्जा हो जाती है अपने और अन्य कणों से आकर्षण बल जो उनके बीच में होता है उसको तोड़ करके वो स्वतंत्र हो जाते हैं और वाष्प बनना शुरू कर देते हैं। चूंकि ये बाहरी सतह पे हो रहा है इसलिए द्रव का क्षेत्रफल जो है ज्यादा होना जरूरी है। ज्यादा क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। जैसे गीले कपड़े जब हम उसको फैला के रखेंगे तो तुरंत सूख जाएगा, लेकिन उन्हीं गीले कपड़ों को अगर हम मोड़ करके ही रखे हैं तो सूखेगा, लेकिन थोड़ी देर से सूखेगा। कहने का मतलब उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है धीरे होगी और फैले हुए कपड़े में वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। इसके अलावा तापमान, जिस द्रव का तापमान थोड़ा ज्यादा होगा वहां पे भी वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। अब देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता जो है ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। वायुमंडल में जलवाष्प के कणों की मात्रा जब सामान्य मात्रा से ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि मौसम जो है आर्द्र है, या फिर उस सामान्य जलवाष्प की मात्रा से जलवाष्प के कण जो वायुमंडल में कम हो जाते हैं तो कहेंगे कि मौसम जो है शुष्क है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज होने के लिए क्या होना चाहिए? वायुमंडल में जलवाष्प की कणों का कम होना जरूरी है, मौसम का शुष्क होना जरूरी है। जब मौसम आर्द्र रहेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीरे होगी और जब मौसम शुष्क होगा तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। इसके अलावा द्रव की प्रकृति, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्वथनांक से कम तापमान पर हो रही है। तो वैसे पदार्थ जिनका क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगा। जैसे ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चूंकि यहाँ ईथर का क्वथनांक पानी की तुलना में कम है तो यहाँ पर ईथर का वाष्पीकरण तेज होगा और पानी का वाष्पीकरण जो है कम होगा एक दूसरे की तुलना में। और जो वायु का वेग होगा वो भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो पानी की बाहरी सतह के जो कण हैं उनमें गति बढ़ जाएगी और वो जल्दी वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाएंगे। जब गीले कपड़े को हम डालते हैं और हवा तेज चल रही हो तो गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और जब हवा की गति कम हो तो कपड़े के सूखने की जो दर होती है वो कम होती है। अब बच्चों इस वाष्पीकरण को प्रक्रिया को समझने के बाद बहुत सारे दैनिक जीवन में आपके होने वाली घटनाओं को आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिन है, अभी इसमें सूती वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? तो चूंकि फिजिकल वर्क हम जब करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है और सूती वस्त्र जो होता है इस पसीना को सोख लेता है, और इस पसीना को सोखने के बाद उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के लिए अगल बगल से हमारी बॉडी से वो क्या करता है, उष्मा ले लेता है और वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए हमें ठंडक का एहसास होता है। बर्फ से भरे ग्लास में ग्लास की बाहरी सतह पर देखिएगा थोड़ी देर के बाद उसमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि ग्लास का पानी जो है ठंडा है, और ग्लास का पानी ठंडा होने की वजह से जो ग्लास का बाहरी सतह है वो भी ठंडा हो जाता है। और इस ठंडी सतह के कॉन्टेक्ट में जब जलवाष्प के कण आते हैं तो वो भी ठंडे हो जाते हैं।
वाष्प चूंकि गैसीय अवस्था में है और उसका तापमान कम हुआ, ठंडा हुआ, तो वो द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है और छोटे छोटे बूंदों के रूप में ग्लास की बाहरी सतह पे हमें नजर आने लगता है। वो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प ही है जो छोटे छोटे बूंदों के रूप में हमें नजर आने लगते हैं। तो ये भी आपके वाष्पीकरण की प्रक्रिया का ही एक उदाहरण हुआ। इसके अलावा देखिएगा, सुराही का पानी हमें ठंडा लगता है। गर्मी के दिनों में सुराही के पानी को हम खूब यूज करते हैं, पीते हैं, ठंडा ठंडा पानी होता है ना। तो जो पानी होता है सुराही का, जो घड़ा है, वो उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के द्वारा पानी आता है बाहरी सतह पर और अगल बगल के पानी का जो लेयर होता है उससे वो ऊष्मा लेकर के और उड़ जाता है वाष्प बन करके। इसलिए पानी का जो तापमान होता है कम हो जाता है और पानी हमें सुराही का, घड़े का ठंडा ठंडा लगता है। तो इस तरह से बच्चों आज की वीडियो में आपने वाष्पीकरण, ध्रुवपातन और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना सीखा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वथनांक, द्रवणांक की डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना देखेंगे हम, और बहुत सारी मापन जो राशियां देखेंगे और उनके मात्रकों की बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।